आवाज का दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, मैं कट के दोबारा आ जाऊंगा, ठीक है? समझ गए? और 1 साल के बाद ही मतलब ये लोग क्या करने लगते, लड़ने लगते हैं यूरोप में। और भारत में भी 58 से 63 तो तृतीय कर्नाटक युद्ध मतलब क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। पांडिचेरी की संधि जो हुई थी 56 में, जो पांडिचेरी की संधि हुई थी, वो समाप्त हो जाता है, किसी भी तरह उसका वैल्यू नहीं रह जाता है। और यहाँ पे 56 में देखेंगे, ठीक है, यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते, तृतीय कर्नाटक युद्ध अगर आपसे समयकाल पूछेगा ना, 56 से 63 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 58 से 63 करेंगे। जबकि अगर पूछेगा, आपसे पूछेगा सप्तवर्षीय युद्ध का समयकाल क्या है, तो 56 से 63 है। क्या है? 56 से 63 है, ठीक है, छप्पन ध्यान में से रखें, क्या है, 63। 56 से 63 है, लेकिन भारत में चलेगा 58 से 63। अगर पूछेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध किसका परिणाम था, तो बोलेगा सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब परिणाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म। इस युद्ध ने एक बार फिर से भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 के बीच मतलब क्या था, लड़ा गया था, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति, क्या नाम था, सेनापति काउंट डी लाली, ये काउंट डी लाली जो था ना, भारत का वायसराय का ब्रिटिश गवर्नर, सॉरी, बात करते हैं फ्रांसीसी वायसराय, फिर गवर्नर नहीं बना था, ठीक है। बहुत लोग इसको गवर्नर मान के चलते, लेकिन काउंट डी लाली जो थे क्या था, सेना था, क्या था, सेनापति था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लाली क्या था, सेनापति था। तो भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रदर्शन को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार के सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा गया। और ये इस जिस समय भारत पहुंचेगा उस समय फ्रेंच गवर्नर कौन होगा, तो गुडोही होगा। कौन होगा फ्रेंच गवर्नर, तो गुडोहू जो होगा यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंच गवर्नर होगा, ठीक है, कौन होगा, गुडोही, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लाली अप्रैल अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा। तब तक वो भारत पहुंचता तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पे आधिपत्य स्थापित कर चुका था। तो 1758 में बंगाल पे आधिपत्य अंग्रेज का हो चुका था, क्योंकि 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी, कौन सी प्लासी लड़ाई हुई का। थी 1757 में, ठीक है, प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगालों पे किसका आधिपत्य हो जाता है, तो अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, ठीक है। अब बंगाल विजय ने से अंग्रेजों की स्थिति दृढ़ हो चुकी, सिद्धि हो चुकी थी। तो बंगाल विजय जो किए थे ना, तो इनका मनोबल भी काफी अधिक बढ़ चुका था, इनकी स्थिति भी क्या हो चुकी थी, अच्छी हो चुकी थी, ठीक है। और 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंदन नगर पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को ही क्या कहा गया था, स्वर्ग से आया सेना नायक, फिर स्वर्ग से आया राजा, या फिर स्वर्ग से उत्पन्न, ठीक है, महानायक, क्या कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में, क्या कहते हैं, स्वर्ग स्वर्ग से से आया उत्पन्न सेना सेना। नायक। बिल्कुल, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। तो 1757 में हम्म। रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से, वाटसन जो था मद्रास का मतलब एक तरह का गवर्नर था सर, मद्रास का था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंदन नगर पर भी अधिकार कर लिया। इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 में उस पर कब्जा कर लिया। ये फोर्ट सेंट डेविड जो अंग्रेजों का जो बस्ती जो था, कहाँ पे था फोर्ट सेंट डेविड, एक किला भी बनाया गया था, कहाँ पे था ये, कहाँ पे था ये, बंगाल, बंगाल में ही था उसका, क्या नहीं जगह बंगाल का में नहीं नाम। था, था। मद्रास में था, कहाँ पे था, मद्रास में था। फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पे था, मद्रास में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर को घेरा डाला। यह घेरा बहुत लंबे समय तक रहा, इसका पूरा पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजी और बाद में लाली को मजबूरी वर्ष तंजावुर पर से घेरा को उठाना पड़ा, और इससे फ्रांसीसियों के प्रभाव में क्या आई, कमी आई। कमी आ गई। तंजावुर से खाली, बिल्कुल, तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पे घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी, ये ध्यान में रखेगा, हैदराबाद का जो गवर्नर जो था बुस्सी को सहयोग के लिए बुलाया, लेकिन बुस्सी को हैदराबाद छोड़ने का लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ा कमजोरी निकल कर आता तृतीय कर्नाटक युद्ध में, सबसे बड़ा कमजोरी बुस्सी ही निकल कर आता है, ठीक है। बुस्सी ने हैदराबाद छोड़ने का अंग्रेजों का लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भय बस हैदराबाद का शासक, ठीक है, सलाबत जंग भी अंग्रेजों के, एक मिनट नीचे चला गया, ठीक है, अंग्रेजों के पक्ष में हो गया, ठीक है। फ्रांसीसी मद्रास को घेरा डालने में तो सफल है, परंतु बाद में खाली हाथ यहाँ का घेरा भी उठाना पड़ा। मद्रास के घेरे के 1 वर्ष तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रही।
जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन घटता गया। ठीक है, 1759 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने कूक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। कौन पहुंचा? कूक नाम था। ठीक है, और 1760 में मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच स्थित बांडीवास नामक स्थान पे अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, अगर पूछेगा बांडीवास कहाँ पड़ता है, तो मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक जगह पड़ता है जिसको बांडीवास के नाम से जानते हैं। 1760 में यहाँ पे लड़ाई होती है, जो कि अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था इसमें, मैंने बोला था बुस्सी को बुलाया गया था हेल्प के लिए, लेकिन बुस्सी जो था सबसे बड़ा मतलब क्या था, कमजोर करी साबित होता है, क्योंकि बुस्सी को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है वस्तुतः। ठीक है, बांदीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य को मतलब क्या किया, अंत कर दिया। ठीक है, 1763 में यूरोप में फ्रांसीसियों में अंग्रेजों के बीच पेरिस की संधि हुई। कौन सी संधि होती है, तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की बात करेंगे, पेरिस की संधि से होती है। किस संधि से होती है? पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की मतलब समाप्ति होती है। इस संधि के बाद भारत में दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष क्या था, समाप्त हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब पांडिचेरी, चंदननगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, परंतु संधि में यह शर्त भी रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। क्या नहीं रख सकेंगे, मतलब जो संधि में पहले पेरिस की संधि तो था, जैसे पांडिचेरी और चंदननगर की बात करें तो फ्रांसीसी बस्ती जो था यहाँ पे लौटा तो गया। ये दोनों बस्ती जानते कब तक भारत के कब्जे में रहेगा, ये 1954 तक फ्रांसीसियों को कब्जा में रहेगा। भारत आजाद हो जाने का 1954 में पांडिचेरी और चंदननगर भारत को सौंप कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लौटा तो दिया, लेकिन यहाँ पे इस संधि में कहा गया भारत में फ्रांसीसी सेना नहीं रखेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसी ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया, अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर दिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंक दिया, क्योंकि सरकार की भी गलती थी। जिस समय फ्रांसीसी अपने एकदम उत्कर्ष पे थे, उस समय डुप्ले को वापस बुला लेना और उसके जगह में कुदोहू के गवर्नर बनाकर भेजना, ये सबसे बड़ी मतलब क्या थी, गलती थी। ठीक है, फ्रांसीसियों की पराजय के ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। पुर्तगालियों एवं डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों की हार का अंग्रेजों ने अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया। अब इनको चैलेंज करने वाला कोई भी यहाँ पे उपस्थित नहीं था। ठीक है, पहले डच पुर्तगाली गए, फिर डच गया, फ्रांसीसी गया, कौन था, कोई नहीं था। अब खुला मतलब इनका राज्य था। इस तरीके से हम लोग फ्रांसीसियों के जाने के बाद पूरी तरीके से अब इनका ध्यान यही था भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करें, और हम लोग गुलामी के जंजीर में मतलब आ चुके थे। ठीक है, ऊपर में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसको भी जरा देख लेते हैं। ठीक है, भारत में डुप्ले का उत्थान एवं पतन, भारत में डुप्ले का उत्थान एवं पतन के ऊपर जरा बात करते हैं, इसको भी जरा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं इतना डिटेल्स में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये आपका ये स्पेक्ट्रम जो है आपका पेपर वन जो होता है ना बीपीएससी का मेंस का, ठीक है, पेपर वन जो होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, जोसेफ फ्रांसिसी डुप्ले, पूरा नाम क्या था, जोसेफ फ्रांसिसी डुप्ले, जन्म हुआ था 1697 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंडीज कंपनी के धनवान महानिदेशक का पुत्र था। डुप्ले को 1720 में अपने पिता के प्रभाव के आधार पर पांडिचेरी में एक ऊंचा पद प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसने निजी व्यापार के माध्यम से पांडिचेरी में काफी धन अर्जित किया। बाद में उसे फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी करने की अनुमति मिली और दिसंबर 1726 में उसने फ्रांसीसी कंपनी के संविधान में व्यापक बदलाव करने के कारण निलंबित कर दिया गया। ठीक है, कब निलंबित कर दिया गया, तो 1726 में उसको निलंबित कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिसे कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हुई। 1730 में डुप्ले अपना मुकदमा जीत गया और उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चंदन नगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, 1741 में उसे भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बाद में उसे मुगल बादशाह द्वारा नवाब की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ठीक है, मुगल बादशाह के द्वारा, ठीक है, डुप्ले को नवाब की उपाधि दी गई थी। इतिहासकारों के अनुसार डुप्ले में व्यापक दृष्टि के साथ साथ राजनीतिक अंतर्दृष्टि के अतिरिक्त एक प्रशासक, एक राजनीतिक नेता के सारे गुण थे, मौजूद थे। अब यहाँ पे देखिए प्रशासन में डुप्ले की क्या भूमिका थी। तो 1741 में डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना था। उसने देखा कि पांडिचेरी कई समस्याओं, ठीक है, मराठा आक्रमण, अकाल, बंजर भूमि और कर्नाटक में अव्यवस्थित दशाओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों को प्रमुखता देने के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में, ठीक है, व्यापक कटौती की। अतः डुप्ले ने अपनी परिषद के विरोध के बावजूद अधिकारियों के वेतन में कटौती के साथ साथ सार्वजनिक वे में भी मतलब क्या की कमी कर देता है। ठीक है, हालांकि उसने बस्तियों की किलेबंदी के मामले में निदेशकों के आदेश न मानने का निर्णय लिया। उसने पांडिचेरी के रक्षा हुए में वृद्धि और यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी
इस पर बड़ी राशि मतलब क्या की, वे की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसने उपनिवेश के व्यापार के विकास के लिए, ठीक है, व्यवहारपरक कदम उठाकर दक्षिण भारत में पांडिचेरी को वाणिज्य स्थान बना दिया। ठीक है, बाद में कंपनी के निदेशक ने डुप्ले द्वारा सही निर्णय लेने के लिए उनकी प्रशंसा भी की। ठीक है, और डुप्ले जो था बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले सहायक संधि किसने किया था, तो सबसे पहले सहायक संधि किसने किया था, तो डुप्ले ने ही भारत में सबसे पहले क्या की थी, सहायक संधि की थी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कूटनीतिज्ञ के विशेषज्ञ के रूप में डुप्ले की क्या भूमिका थी भारत में, देखेंगे। प्रथम दो कर्नाटक युद्ध के समय में तो डुप्ले ही था, हालांकि दूसरा कर्नाटक युद्ध के बाद इसको उसे पहले ही बुला लिया जाता है, देखेंगे। दूसरा कर्नाटक युद्ध के पहले ही बुला लिया जाता है, लेकिन लगभग दोनों युद्ध में इसकी भूमिका थी। विशेषतः नेता के रूप में डुप्ले की कूटनीति के सिद्ध करता, जिसने भारत में यूरोपीय जीत का मार्ग प्रशस्त किया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब का इस्तेमाल अंग्रेजों और उसके शासित क्षेत्र के युद्ध के लिए प्रयोग करने से मना किया, ताकि ताकि जब तक फ्रांसीसी सेनाएं पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं कर लेती है, पांडिचेरी की पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके बदले में नवाब को अंग्रेजों की हार के पश्चात मद्रास सौंपने का वचन दिया गया, लेकिन डुप्ले ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते नवाब को मद्रास नहीं सौंपे। और सेंट टोमे का युद्ध याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट टोमे का युद्ध में उसे पराजित किया। ठीक है, जो कि मद्रास के, जो कि कौन था, क्या नाम था उसका बेटा का नाम, अ, अ, नवाब का बेटा का नाम क्या था, बहुत अच्छा नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, जिसके सन टोमे के युद्ध में शामिल था, देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा। ठीक है, डुप्ले डुप्ले ने इतिहासकार के उदाहरण देकर विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए वादे कभी भी निभाए नहीं गए। एडमिरल ला बोडोनोइस को अंग्रेजों से किए गए वादों को तोड़ने के लिए राजी किया गया। ठीक है, डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों के साथ आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसने हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब को समर्थन किया। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैदराबाद में किसे समर्थन करेगा डुप्ले, किसे करेगा, मुजफ्फरजंग को। कर्नाटक में किसे समर्थन करेगा, किसे समर्थन चंदा करेगा, साहब को। चंदा साहब को। ठीक है, और वो सफल हो गए। ठीक है, जिसके बदले में उन्हें डुप्ले को कई सारी छूट मतलब क्या की गई, प्रदान की प्रदान गई। ठीक है, किया। डुप्ले ने वास्तव में भारत में सहायक संधि की प्रथा को स्थापित किया। उसने हैदराबाद में सूबेदार के खर्च पे फ्रांसीसी सेना को भी मतलब क्या किया, रखा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। डुप्ले भारत में असफल क्यों हुआ, डुप्ले भारत में असफल क्यों हुआ, ठीक है, क्यों असफल हुआ, तो डुप्ले की द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना की शुरुआती हार और डुप्ले के राजनीतिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप कंपनी को भारी कीमत चुकाने के चलते 1754 में वापस बुला लिया। कब बुलाया गया इसको, 1754 में क्या बुलाया जाता है, 1754 में। वापस बुलाया जाता है। ठीक है, और 1755 में कौन सी संधि होगी, 1755 में कौन सी संधि होगी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि होती है, द्वितीय कर्नाटक में। पांडिचेरी फ्रांस की। पांडिचेरी की संधि होगी। पांडिचेरी बहुत के अच्छा, हाँ। ठीक है। कई इतिहासकारों ने इस घटना को कंपनी के निदेशकों की भारी भूल माना गया। वाकई में डुप्ले को बुलाना बहुत बड़ी गलती थी। अगर डुप्ले नहीं जाता तो स्थिति, भारत का इतिहास चेंज हो सकता था। हो सकता है ब्रिटिश न टिक पाए, ब्रिटिश हार जाते, ब्रिटिश को भागना पड़ता, हो सकता है हम लोग फ्रांसीसी के गुलाम बन जाते, या फिर कुछ ऐसा होता ही नहीं था। लेकिन डुप्ले को बुलाना बहुत बड़ी कमी थी। अब पूरी तरह से भारतीय इतिहास को बदलने का मौका मतलब किसे दे दिया गया, तो ब्रिटिश को दे दिया गया। ठीक है, हालांकि डुप्ले में तो कुछ सर कमियां भी थी वापस जिसके क्यों निम्न बुला लिया प्रकार, द्वितीय को? डुप्ले को वापस बुला लिया शुरू में तो मतलब हैदराबाद और मतलब हैदराबाद और कर्नाटक में तो इसको कुछ सफलता मिला, लेकिन बाद में कर्नाटक भी इसके हाथ से निकल जाता, हैदराबाद भी इसके हाथ से निकल जाता। बार बार इतना ना पॉलिटिक्स में चेंज हो रहा था सर, मतलब वहां पे फ्रांस सरकार समझ ही नहीं पा रहा क्या कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अगर कुछ भी हो रहा था उसका असर जहां जहां फ्रांस था और जहां जहां ब्रिटेन था सभी जगह पे असर देखने को मिलता था। अगर ब्रिटेन में, सॉरी, यूरोप में अगर युद्ध शुरू होता था भारत में भी हो जाता था, भारत में संधि अगर होता था उसका असर यूरोप में भी देखने को मिलता था। इसीलिए इसको वापस जी बुला लिया क्योंकि बहुत अधिक उलट फेर कर रहा था। ठीक है, जी सर। इसमें कमियां क्या थी, डुप्ले में क्या क्या कमी, सबसे पहले डुप्ले जरूरत से ज्यादा आशावादी था। वो काफी लंबे समय तक भी आशा बनाए रखता था जिससे वो संकटपूर्ण स्थितियों का लाभ नहीं उठा पाता था। डुप्ले के मित्र उसके निरंकुश व्यवहार को पसंद नहीं करते थे, मतलब काफी अधिक निरंकुश था, पावर चाहता था उसी के पास रहे, किसी को देना नहीं चाहता था। डुप्ले कार्यों का क्रियान्वयन नहीं करता था, वो अभियान की योजना बनाता था, अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता था, लेकिन उसे लॉरेंस या क्लाइव की तरह कभी भी युद्ध में सेना का नेतृत्व नहीं किया। ठीक है, जबकि लॉरेंस जो थे, क्लाइव जो थे, वो युद्ध में सेना का भी नेतृत्व करते थे। ठीक है, बिल्कुल। फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली को हासिल करने में असफल है क्योंकि डुप्ले द्वारा सोची गई योजना में उसके
कमांडर जो थे क्रियान्वित नहीं कर, मतलब प्लान तो करता था लेकिन प्लान को अमल लाने के लिए खुद भी वहां पे मतलब खड़ा नहीं रहता था। जबकि ब्रिटिश जो थे, आप शुरू में देखे ना ब्रिटिश के, ठीक है, हेस्टिंग्स भी लड़ाई करना जानता था, बाद में ये क्लाइव भी लड़ाई करता था, मतलब युद्ध भूमि था, लॉरेंस भी रहता था, बेलेजली आता वो सेनापति ही बनकर आता है। तो जो ब्रिटिश जो जनरल या फिर जनरल बने ब्रिटिश गवर्नर जाएंगे वो मतलब युद्ध भूमि में भी जाते थे, लेकिन फ्रांसीसियों में ये आदत नहीं थी, ठीक है, यही रीजन था। अब देखिएगा फ्रांसीसी भारत में असफल क्यों रहे, उनके असफलता के कारण क्या रहे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जी सर। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था, ठीक है। और ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में भी वो साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे थे, किंतु 1754 में डुप्ले की वापसी और 1758 में काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजे जाने, काउंट डी लाली सेनापति था, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की सभी योजनाएं भूल धूसरित हो गई। डुप्ले ने लगातार संघर्ष और अपनी कूटनीति के सूच के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण किया था उसे उसके देश के ही अयोग्य अधिकारियों ने प्रतिकूल बना दिया, ठीक है। मतलब देश के जो अधिकारी जो थे उनके मतलब टैलेंट को नहीं समझा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की वापसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रभाव में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी। लाली की अदूरदर्शितापूर्ण नीति से फ्रांसीसियों को उन गतिविधियों को प्रेरित किया जिनसे भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय अथवा सफलता के लिए अनेक कारण छोटे एवं बड़े स्तर पर उत्तरदायी थे। इन्हीं कारणों में चर्चा आगे की जा रही है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग क्या क्या चर्चा जो थी उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या था, तो अंग्रेजों की व्यवहारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता, अंग्रेजों की व्यवहारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता थी। आर्थिक श्रेष्ठता इनको कैसे मिल गया, क्योंकि ये बंगाल जीत चुके थे, ठीक है। क्या जीत चुके थे, बंगाल जीत चुके थे। बंगाल उस समय सबसे अधिक, ठीक है, टैक्स देने का मतलब वो था, ठीक है, सबसे अधिक टैक्स जो था बंगाल से निकल कर आता था। अब देखेंगे अंग्रेजों की सफलता का एक कारण यह था फ्रांसीसियों की तुलना में उनकी कंपनी आर्थिक दृष्टि से अधिक जो थी सुदृढ़ थी। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 1756 के बीच में लगभग, ठीक है, 2.5 गुना अधिक व्यापार किया। युद्ध होने की स्थिति में भी अंग्रेजी अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर रखा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई। युद्ध होते करते थे लेकिन ऐसा नहीं कि व्यापार करना बंद कर देते थे। जबकि अगर फ्रांसीसी अगर युद्ध करते थे तो कंटिन्यू मतलब क्या करते थे, युद्ध ही करते थे, व्यापार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। लेकिन ये युद्ध के साथ साथ व्यापार भी करते थे, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति कभी भी ज्यादा खराब नहीं हुई, ठीक है। अब कंपनी का सौरभ ये बहुत बड़ा मैटर करना था। ये फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी कैसा होता पता ही है, फंड वगैरह का भी इनको इशू था। आज पैसा मांगते थे, पैसा आता था 1 महीना के बाद। जबकि अंग्रेजी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के सारे डिसीजन को लेने के लिए खुद स्वतंत्र थे। जबकि इनको किसी भी तरह का डिसीजन लेना पड़ता था फ्रांस की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो सबसे बड़ा रीजन जो था, मतलब चीजें जो थी ठीक नहीं रही, ठीक है। इसका प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में लगन एवं निष्ठा की कमी आई, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी को ब्याज एक निश्चित दर पर प्राप्त होता था, इसलिए कभी भी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, जबकि अंग्रेजी कंपनियों का स्वरूप निजी होने के कारण उस पर सरकारी निर्णयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था, ठीक है। जबकि इनको किसी भी प्रकार का अनुमति लेना है, पैसा सेंशन करवाना है, हथियार सेंशन करवाना है, ठीक है, तो जो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो आराम से खुद ही कर लेती थी अपने लोगों में निर्णय लेके, जबकि इनको सरकार के पास भेजना पड़ता था। फ्रांस जाता था, फ्रांस में सम्राट ऑर्डर देता था, उसका मिनिस्टर उसको रिव्यू करते थे, और इस सारे तरीके से इनके पास पहुंचता था, तब की समय काफी निकल जाती थी, ठीक है। किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र ही नहीं थे। यही सारी रीजन जो थी दिक्कत वाली थी। अब अंग्रेजों का बंगाल विजय जो था ये बहुत अधिक मैटर किया, ताकि भारत में अंग्रेजी सत्ता को एक तरह से मोटिवेट किया, ठीक है। अब मान लीजिए ऑलरेडी आपका 2 3 4 पेपर निकल चुका है, ठीक है। अब 5वां पेपर आप देने जा रहे हो तो बहुत अधिक मोटिवेटेड रहोगे, आप पूरा विश्वास है ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए आप देखते हो किसी एक को नौकरी होता है तो कंटिन्यू 2 3 भी हो जाता है। आप किसी का लगातार 4 पेपर से फ्लॉप जा रहा नहीं हो रहा उसका पेपर, तो 5वां पेपर हमेशा डर लगा रहा था ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अंग्रेज जो थे ऑलरेडी क्या जीता था, उन्होंने बंगाल को जीत लिया था 1757 के बाद, बहुत अधिक मोटिवेटेड थे। इसके इस मोटिवेशन का फायदा उनको कहाँ मिला, तो बांडीवस की लड़ाई में मिला 1760 वाला में, ठीक है। बंगाल पर विजय प्राप्त करने में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी, साथ ही से बंगाल का अपार धन एवं जनशक्ति भी प्राप्त हुआ। बंगाल से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग मद्रास के युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था तथा दक्षिण तक ही सीमित थे। यद्यपि डुप्ले ने भारत के दक्षिण भाग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, तथापि बंगाल की खोज
के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल कर दिया। ठीक है, क्लाइव एक बहुत बड़ा अच्छा सेना नायक था, जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की भी दर्जा उसको दिया गया था। उपाधि दी गई थी, जी सर। ठीक है, बिल्कुल। आप ये देखिए डुप्ले की फ्रांस वापसी, डुप्ले 58 में फ्रांसिस को बुला लिया, सॉरी 54 में फ्रांसिस को वापस बुला लेता है। तो फ्रांसीसियों के सफलता का यह प्रमुख कारण, फ्रांसीसी का सफलता का एक यह प्रमुख कारण बना कि फ्रांस सरकार ने गलत निर्णय के कारण 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। यदि वह भारत में कुछ दिन और टिक जाता तो संभवतः फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर जाती। डुप्ले की वापसी का और फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया, क्योंकि भारतीय परिवेश में जितनी जानकारी उसे थी उतनी लाली को नहीं थी। ठीक है, उसके जगह पे गोदोहू को भेजा गया, लाली को भेजा गया, लेकिन दोनों में मतलब बहुत अधिक अदूरदर्शिता थी। लाली जो था क्या था, अदूरदर्शिता था, मतलब दूर की चीजों को सोच ही नहीं पाता था। डुप्ले की वापसी के बाद काउंट डी लाली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया। तब फ्रांसीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई। लाली एक क्रोधी, अदूरदर्शी और कटुभाषी व्यक्ति था, उल्टा सीधा बोलता था अपने अधीनस्थ लोगों पे, इसलिए उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी अधिकारी ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाई। ठीक है, अब यहाँ पे विलियम पिट बन जाता है। ठीक है, वहां पे सरकार आ जाती है, पीट की आ जाती है सरकार। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री विलियम पिट एक कूटनीतिज्ञ था। उसने यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध ऐसे अभियान छेड़े जिसमें उलझने के बाद वो भारत में अपनी स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सका। ठीक है, आप चलिए यूरोपीय राजनीति देखेंगे। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस यूरोप के अनेक देशों के साथ साथ युद्ध में उलझा रहा। ठीक है, इंग्लैंड इन युद्धों से बचा रहा है क्योंकि यह एक, ठीक है, पृथक द्वीप के रूप में था। अंग्रेजों ने इस बीच भारत में अपनी स्थिति मजबूत की। ठीक है, फ्रांस जो था युद्ध में फंसा रहा, फ्रांस क्या रहा, युद्ध में फंसा रहा, जबकि ठीक है ब्रिटेन जो था, ठीक है, वो मतलब बहुत सारे युद्ध में नहीं फंसा, अपने पूरी शक्ति के साथ उसने कहां पे प्रयोग किया, तो उसने मतलब अपने पूरे शक्ति को मतलब क्या कहां पे प्रयोग किया, तो भारत में प्रयोग किया। ठीक है, ये आपको ध्यान में सर रखना है। अगर क्लाइव और डुप्लेक के तुलना किया जाए तो क्लाइव और डुप्ले की तुलना करेंगे। क्लाइव जो अगर था वो तो सर कूटनीतिज्ञ नहीं क्लर्क कह था सकते ही, क्लाइव को। वो क्लर्क था ही, हालांकि लेकिन एक डुप्ले भी वो, बहुत नीचे से गया था, डुप्ले भी बहुत हाँ नीचे से गया था। लेकिन डुप्ले की बात करेंगे ना, डुप्ले के पिताजी जो थे धनी थे। ठीक है, भारत में नौकरी जो मिली थी डुप्ले को अपने पिता के मतलब उसकी वजह से मिली थी, क्योंकि क्लाइव जो था बहुत पुअर फैमिली से आता था। वो नीचे जबकि से गया था, लेकिन क्लाइव माइंड रीडिंग के अनुसार बताया जाए तो तो क्लाइव क्लाइव ही होगा। बहुत कम जगह पे ही असफल हुआ। ठीक है, जबकि डुप्ले ठीक था, लेकिन बहुत जगह पे असफलता भी इसको मिली। ठीक है, डुप्ले नहीं शायद होता समुद्र प्रथम, का फेन, बहुत जल्दी ऊपर चले जाना फिर नीचे आ जाना, जबकि जो क्लाइव जो हाँ था ग्रेजुअली तरीके से धीरे धीरे ऊपर गया और अपना एक मुकाम हासिल किया। ठीक है, वो जी और हड़बड़ाता सर सर। नहीं शायद था, डुप्ले में ये प्रथम सारी चीजें थी। शायद प्रथम कर्नाटक में रॉबर्ट क्लाइव भी मतलब कुछ खेल खेला, लेकिन डुप्ले उसको निरर्थक कर दिया था शायद। हाँ बिल्कुल, कई जगह पे क्लाइव को इसने हम्म। पराजित किया है, लेकिन अंतिमतः जाके क्लाइव की ही जीत हुई। ठीक है, अंतिमतः डुप्ले चला गया, हाँ इस उसके बाद यह विजेता हुआ, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ठीक है, बोला जाए तो। बिल्कुल सही है। तो इन सारे चीजों पे देखा जाए, लेकिन डुप्ले का माइंड जो वो एक पॉलिटिशियन था। ठीक है, हाँ पॉलिटिशियन था, फुल्ली पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन अच्छा था। करता था। ठीक है, जबकि एक क्लाइव एक अच्छा सेनापति था। ठीक है, क्लाइव एक अच्छा सेनापति था। ठीक है, फ्रांस में वो तानाशाही था शायद, इसलिए उसका मतलब वो नहीं रह पाया। देखिए शुरू में जो भी फ्रांसीसी जो आते डुप्ले वगैरह जो भी आते थोड़ा निरंकुशवादी तो थे। ठीक है, क्योंकि फ्रांस फ्रांस में देखेंगे तो फ्रांस में जो भी भारत में बन के वो सर्वासर भी है, चाहे डुप्ले हो चाहे लाली चाहे गुडे हुए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं था ना। इधर वाटसन जो था मद्रास के हेड करता था, बंगाल के लेकर क्लाइव देखता था, जगह जगह अलग अलग अधिकारी तो थे, तो अंग्रेज ने एक साथ सभी को एक व्यक्ति के पास पावर नहीं दिया। ठीक है, सबके पास पावर को बांट करके रखना। तो इनको जब अपना गवर्नमेंट यहाँ पे शुरुआती 1773 में रेगुलेटरी एक्ट से पहले जब इनको चलाना था, तो सब आपस में मिलजुल के करते थे। ठीक है, जबकि फ्रांस के साथ ऐसी नीति नहीं थी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा निरंकुशवादी तो हो ही जाएगा। जैसे लाली जो था बहुत गुस्सैल मिजाज का था। ठीक है, अपने लोगों को ही बुरा वाला बोलता था। तो ये सब असफलता के कारण पला। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आपसे अगर जूनियर है तो आप उससे काम लेना है तो आपको थोड़ा प्यार से ही बोलोगे। ठीक है, भला ही आपसे जूनियर, अगर आप हम्म। उसको आदेश दोगे ज्यादा कर वो काम तो कर देगा, लेकिन मन लगा के नहीं करेगा, केवल ड्यूटी पूरा कर देगा। जबकि ये सारी चीज क्लाइव में नहीं थी। क्लाइव लोगों को, जैसे देखिए क्लाइव आप देखो तो चलते प्लासी की लड़ाई में 1757 में बंगाल में एक एक आदमी को उसने मिला लिया था, नहीं मिला लिया था। हाँ हाँ, वो राजनीति सिराजुद्दौला वहां के पे बहुत खिलाफ अच्छा है। जितने भी लोग थे सबको उसने मिला लिया था। उसने मीर जाफर को तोड़ दिया, घसीटी बेगम उसकी मौसी थी उसको तोड़ दिया, शौकत जंग उसका राजवल्लभ जो सेनापति था, अपने साइड कर लिया। बिल्कुल राजवल्लभ जो था उसको तोड़ दिया, शौकत शौकत जंग जो है उसके दरबार में था उसको तोड़ दिया।
उसके बाद जो बैंकर्स का नाम जगत सेठ था उसको तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया उसने। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता था, ठीक है, डू एंड डाई में विश्वास रखता था। अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना देखा, अंग्रेज अधिकारियों तथा सेनापति में योग्यता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना भी विद्यमान थी। उन्होंने इसी एकता पे बल पर फ्रांसीसियों को मात दी, जबकि फ्रांसीसियों के नेतृत्व का मुद्दा और एकता का अभाव अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, ठीक है। फ्रांसीसी जल सेना का कमजोर होना, जल सेना ब्रिटिश की अच्छा थी कंपेयर टू फ्रांसीसी। अंग्रेजों के पास बड़ी जल सेना थी तथा जल शक्ति के अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। इसका लगभग सभी जल मार्गों पर वर्चस्व था, जिससे व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्हें सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। डॉडवेल के अनुसार समुद्री शक्ति का प्रभाव मुख्य कारण था जो अंग्रेजी सफलता का कारण बना। यद्यपि फ्रांसीसियों के पास थल सेना की प्रचुरता थी, तथापि जल सेना के अभाव में निरर्थक या नाकामयाब साबित हुआ, ठीक है। मतलब कह सकते हैं फ्रांसीसियों के पास अच्छी जल सेना थी, लेकिन ब्रिटिश के कंपेयर में अच्छा नहीं था, ठीक है। ध्यान में, ब्रिटिश जल सेना सर्वश्रेष्ठ थी, ठीक है। निष्कर्षतः भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों के पराजय के कारण, ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक तीनों ही थे। इन सभी परिप्रेक्ष्यों में अंग्रेजी शक्ति फ्रांसीसी की तुलना में प्रभावशाली थी, ठीक है। इसी वजह से क्या हो गया यहाँ पे आपका क्या होता है, तो समाप्त होता है यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद चीजें समाप्त होती है। आपका मेंस का प्रश्न यहाँ से बन जाता है, क्या बन जाता है, फ्रांसीसियों के, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। आप लोग इसको पढ़ेंगे और लिखने का प्रयत्न इसको करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा नोट्स बना करेंगे, 70 बीपीएससी के लिए बहुत ही सीरियस होकर तैयारी होना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा मेंस के, नहीं, एक ही इसमें से मेंस का प्रश्न नहीं बनता है। भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के क्या कारण थे, ठीक है। इसको सभी लोग पढ़िएगा और इसको सोचिएगा, 4-5 लाइन भी अगर लिख पाते हैं, 10 लाइन भी लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ है सभी लोगों के पास, मैंने ये पीडीएफ दे रखा है सबको, जी सर। बिल्कुल ठीक है। पीडीएफ सभी लोगों को दे रखे हैं तो इसको सभी लोग, दूसरी बात, सेट 2 डाला जा चुका है, ठीक है। सेट 2 डाला जा चुका है, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। सेट कब से सेट 2 दिया, लेकिन आप लोग बनाते ही नहीं हो। बनाओगे उसके बारे में तो मैं डिस्कशन कर पाएंगे ना। तो सर सेट 2 सभी एक लोग बना टाइम के आप जल्दी से बना सबमिट दीजिएगा कीजिए। ना, उसके बाद सब बनाएगा। हाँ ठीक है, हम जल्दी ये टाइम बना देते हैं। टाइम आप लोग को चाहिए, हमें टाइम बना देते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम फिर रुकेंगे जी। नहीं, फिर हम डिस्कशन कराना शुरू कर देंगे, 5-7 कॉपी भी आ गया तो। आप बनाइए सेट 2, जी सर। ठीक है। 75 क्वेश्चन बनाए। आप चले इसके बाद अंतिम में देखे डेंस, डेंस को क्या बोलते हैं, डेनिश बोलते थे, ठीक है। डेनिश बोलते, कहाँ की कंपनी थी ये, डेनिश कंपनी कहाँ की थी, हम्म, कहाँ की कंपनी थी डेनिश, तो डेनमार्क की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी, डेनमार्क की कंपनी थी, ठीक है। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क के व्यापारियों डेंस का उल्लेख करना भी जरूरी है, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 1616 1600, 1616। बिल्कुल 1616 में हुई थी, ठीक है। उसने 16 से 20 में, ठीक है, ट्रांकोवर जो तमिलनाडु के पूर्वी तट पे कारखाना स्थापित किया। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, व्यापारिक से अधिक किस लिए जाना जाता है, तो मिशनरी मिशनरी गतिविधियों के लिए गतिविधि। जाना जाता है, ठीक है। मतलब क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए। डेन्स ने कलकत्ता के नजदीक, ठीक है, श्रीरामपुर में, ठीक है, श्रीरामपुर में 1755 में मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। भारत में अपनी व्यापारिक अव्यवस्थाओं जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को बेच दी गई। तो इससे प्रश्न क्या बनता है, किस किस औपनिवेशिक शक्तियां ने, ठीक है, अपना सारा व्यापारिक केंद्र या फिर सब कुछ, सारा संपत्ति ब्रिटिश सरकार को बेच देती है। तो डेनिश कंपनी सब कुछ मतलब किसे बेच देती है, ब्रिटिश सरकार को बेच कर निकल जाती है, ठीक है। 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को सब कुछ बेचकर भारत से मतलब क्या होती है, निकल जाती है, ठीक है। जी आप सर। देखेंगे यूरोपीय व्यापार की संरचना और तरीके, यूरोपीय व्यापार की संरचना और तरीके क्या थी इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया तो उनके सामने एक समस्या थी। भारत से लाए गए सामान के बदले भारत को किस चीज की आपूर्ति की जाए, ठीक है। अब भारत से आप सामान तो ले जा रहे हो, लेकिन भारत को भी तो कुछ तो दोगे। अब भारत इतना समृद्ध था से यूरोप से क्या ही खरीदे, कुछ नहीं खरीदता था। तो यूरोप के पास सबसे बड़ा चैलेंज था, भारत के साथ व्यापार तो करेंगे लेकिन इसके बदले में भारत को क्या दे, समझ रहा है ना। तो उन्हें ब्रिटेन की समस्या और एशिया के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन की समस्या से जूझना पड़ा। उन्होंने 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका की खानों से सोना और चांदी निकालकर यूरोप को समृद्ध किया।
ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका क्या होता है, उनको मिल जाता है, अमेरिका की खोज होती है, जब उनको मिल जाता है तो वहां के खान से वो क्या निकालते हैं, तो वहां के खान से सोना और चांदी निकाल कर यूरोप को वो समृद्ध करते हैं। इसका उपयोग की बात करेंगे अनिच्छुक रूप से, मतलब इच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसका उपयोग क्या करेंगे, क्या चीज में करेंगे इसका उपयोग, तो इसका उपयोग मतलब क्या करेंगे, पूर्व से आयातित वस्तुओं के खरीदने में किया। ठीक है, मतलब मन तो नहीं है, लेकिन अपने कोई लेन देन में ऑप्शन नहीं किया। है, तो करना तो पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पूरब से मतलब भारत से भी पूर्वी देशों से व्यापार के लिए आयातित वस्तुओं के निर्यात, मतलब आयातित वस्तुओं को खरीदने के लिए करते हैं। ये दर्ज किया गया कि 1660 से 1669 के बीच में पूरब को निर्यातित सोना और चांदी की मात्रा में कुल निर्यात का 66% था। ठीक है, तब पूर्व को निर्यातित सोना चांदी की मात्रा कुल निर्यात का 66% था। ठीक है, अब ये दक्षिण अमेरिका से जो सोना चांदी जो निकल के लाते थे, उसका 66% अकेले जो था ये सोना चांदी पूरब की ओर चला आता था। मतलब भारत और चीन से व्यापार करने के संदर्भ में ये चीजें आपको निकल कर आ जाती थी। हम्म। 80 और 89 के मध्य यह प्रतिशत बढ़कर 87% चला गया। ठीक है, मतलब कितना, अगर 1 केजी अगर ला रहा है, मतलब 100 कुंटल अगर सोना निकल रहा है, तो 87 कुंटल अकेले मतलब पूरब के पास तक चला आ रहा है। 1700 से 1750 के बीच 270 लाख रुपए की कीमत की चांदी, 90 लाख की अन्य वस्तुएं भारत भेजी। लेकिन 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ स्थितियों में परिवर्तन हुआ और 1760 और 1809 के बीच में 140 लाख रुपए मूल्य भर की चांदी के निर्यात की, जबकि अन्य वस्तुओं का निर्यात 485 लाख रुपया तक बढ़ गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या यूरोपियन की थी, तो भारत के साथ व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार व्यापार करें, क्या चीज से व्यापार करें, यह मैटर बनता है। ठीक है, वाणिज्यवादी विश्वास के अनुसार बुलियन, बुलियन की बात करेंगे, सोने चांदी की ईंट का निर्यात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के समृद्धि के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब मान लीजिए अपने देश से कंटिन्यू आप सोना अगर निकाल रहे हो, तो ये आपके अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो सकता है, बहुत अधिक नुकसानदेह हो सकता है। सोना चांदी अगर किसी देश में अगर है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की मतलब क्या करती है, काम करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अतः इस दौरान यूरोपीय कंपनियां पूरब की वस्तु के बदले दूसरी चीजें देने में विकल्प ढूंढ रही थी। इसीलिए यूरोपियन व्यवस्था, यूरोपियन देश जो सोच रहे थे हम अपने देश से सोना चांदी न दे, उसके बदले में कोई दूसरा वस्तु दे, हम्म। तो दूसरा वस्तु दे तो दे क्या, क्योंकि हमको यूरोप, आपको हम क्या भारत से व्यापार करना है, पूर्वी देशों से व्यापार करना है, तो व्यापार करके यहाँ से जो सामान जो खरीदेंगे उसके बदले कुछ तो देंगे। तो उसके बदले वो हमें क्या दे रहे थे, सोना चांदी दे रहे थे। लेकिन सोना चांदी किसी देश को देना और कोई देश में बड़ी मात्रा से सोना चांदी निकल जाना उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो आप सोच रहे थे उनके बदले में देंगे तो देंगे क्या। तो अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा करके उन्हें इस समस्या का आंशिक समाधान खोजा। यूरोप व्यापार मसालों के द्वीप से लौंग और जापान से तांबा भारत में चीन तक पहुंचाते थे। ठीक है, यूरोपीय व्यापार मसालों के द्वीप से लौंग और लौंग, ठीक है, जापान से तांबा भारत और चीन तक पहुंचाते। तो अब इन्होंने एक रास्ता निकाला, तो चलो कोई नहीं, ठीक है, कल चलो कोई नहीं, यूरोपीय भारत से मतलब क्या करते थे, मसालों के मतलब भारत, यूरोपीय व्यापार मसालों के द्वीप से, तंजानिया वाला, ठीक है, वहां से लौंग और जापान से तांबा जो थे भारत और चीन तक पहुंचाने थे। लेकिन सूती वस्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया और फारसी कालीन भारत पहुंचाते थे, और इस तरह भारत से आयोजित माल का कुछ मूल्य चुकाते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज व्यापार घाटे का संपूर्ण समाधान तभी प्राप्त कर पाए जब अंग्रेजों ने बंगाल से राजस्व वसूलना शुरू किया और चीन में मतलब अफीम का निर्यात किया। ठीक है, तो भारत में स्थिति तब सुधर जाती है जब मतलब बंगाल से इन्होंने राजस्व वसूलना शुरू किया और चीन में इन्होंने व्यापार के बदले में क्या करना पे, तो अफीम का निर्यात किया। ठीक अफीम है, निर्यात किया। समझ गए। इसीलिए चीन में आगे जी चल के सर। अफीम युद्ध भी होगा। अंजलि, आपने मैसेज किया था, आपको क्लास नहीं समझ में आता है, बताइए क्या दिक्कत है। आवाज आ रही है मेरी, क्या क्या नहीं समझ में आता क्लास में, मतलब नहीं समझ पाते कैसे पढ़ना, कुछ मैसेज किया था ना आपने, हाँ। क्या, बताइए। पता नहीं हम पहली बार ऐसे पढ़ रहे हैं ना टेलीग्राम से, तो हाँ, तो क्या कुछ दिक्कत हो रही नोट्स है, वही तो वगैरह पूछना। जैसे आप पढ़ाते हैं, तो ऐसे मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मुझे दोबारा ये चीज पढ़ना पड़ेगा, या फिर कहीं और से। जैसे यूट्यूब पे पढ़ते हैं लोग, तो वहां से टीचर बताते हैं, तो हम लोग बना लेते हैं ना ये नोट्स हाँ। वगैरह। इसमें मैं हम्म।
मेरा माइंड इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, बस पता नहीं क्यों ऐसे तो लग रहा है कि आप आप रीडिंग दे रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। तो आपको जहां पे नहीं समझ में आता आप वहां पे बताओ ना, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अभी मैंने बताया से मतलब यहाँ पे यूरोपियन के साथ सबसे बड़ा व्यापार की समस्या भारत में क्या थी, तो व्यापार में समस्या भारत में थी, ठीक है। से मतलब भारत के साथ व्यापार तो करे, उसके बदले में उनको दे क्या रहे हैं। तो इनके लिए उसने क्या विकल्प निकाला था, इसने सबसे पहले अमेरिकी महाद्वीप में उस समय सोना और चांदी की खोज हुआ। तो सोना और चांदी खोज तो हुआ, तो उसके पहले भारत को सोना चांदी देकर भारत में ही मसाले के व्यापार करते थे। लेकिन जब सोना चांदी जब अर्थव्यवस्था का एक साधन के रूप में जब बना, तब बहुत अधिक सोना चांदी जब भारत से सॉरी ब्रिटेन से जब निकल जाता था, तो इनका अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगा। तो उन्होंने इसके बदले में भारत को क्या देना शुरू किया, तो इसके बदले में भारत को लौंग, ठीक है, तांबा देना शुरू किया। पूर्वी देश को, चीन को मतलब क्या देना शुरू हुआ, आगे चल के भारत में जब इनको राजस्व प्राप्त करने का अधिकार जब प्राप्त हो जाता है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद, तो इनकी स्थिति धीरे धीरे मतलब ठीक हुई। और आगे चल के आप बोलोगे तो आगे चल के आप देखेंगे तो मतलब बंगाल से इनको राजस्व मिलना शुरू होता है। और आप देखोगे से चीन के साथ ही अफीम का व्यापार शुरू कर देते हैं। तो वहां से मतलब क्या करें, वहां से व्यापार करने के लिए वहां पे अफीम फैलाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक खराब हो जाएगी। वहां पर अफीम का लत इतने लोगों को लग जाएगा, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां पे जो सरकार जो अफीम को जब बैन करेगी, तो वहां पे अफीम युद्ध भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप रेगुलर रहेंगे, 4 को 5 को क्लास में रहे, सुने, जहां पे दिक्कत होता बताइए। नोट्स आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं, नोट्स हम प्रोवाइड भी कर देंगे। और जहां पर भी आपको दिक्कत होता नोट्स बनाने में, ठीक है, वहां पे आपको बताया जाएगा। तो आप रहेंगे समझेंगे चीजों को, तब ना आप 5 मिनट के लिए क्लास में आएगी, आप पूरा राम कहानी सुनेगी, तो फिर तो आपको कुछ नहीं समझ में आना है। हम रोज बता देते हैं आपको नहीं, कहाँ से ऐसा कहाँ कुछ तक पढ़ नहीं कर है। आना है। तो फिर आप उसको पढ़ कर आइएगा, फिर आपको चीजें समझ में आएगी। समझ रही है ना। मैंने ये पिछले पिछली बीपीएससी दिया ना 69, मेरा 20 नंबर से रह गया, तो मुझे ऐसा क्यों लग 20 रहा है कि नंबर से रह अब गया। कोई कुछ नहीं करेगा मेरा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, और खुद ही मेरे पास इतने 20 नंबर से रहना नहीं बोलते, 1 2 नंबर से रहना रह जाते हैं। 20 नंबर का उसका चर्चा है, 20 नंबर बहुत होता है। मतलब आपको कितना मैक्सिमम 15 हमको मैंने लगता है। जानबूझ के गलत किए थे ना। जानबूझकर कोई गलती नहीं होता, जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, उसको बोलते कंफ्यूजन में गलती होना, ठीक है। आप हाँ। मुझे अपना 5 से 6 महीना का समय दीजिए, मैं जो जो चीजें करा रहा हूँ, ठीक है, आप कीजिए। आपसे ज्यादा बिगनर्स अनुपमा, स्माइल, ये सब बहुत ज्यादा, लेकिन सबको अच्छा नंबर आया, जबकि मैंने 20 25 दिन ही पढ़ा है। आपने कहीं भी किसी से पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, वो मैटर नहीं है। मैं जो जो कह रहा हूँ मेरे साथ 6 महीना आप कीजिए, ठीक है। और मुझे अपना 6 महीना देखिए, फिर आपको इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आएगा तो फिर आपको बताइएगा, ठीक है। ठीक है ना, 6 महीना नहीं, 3 महीना ही मेरे साथ आप पढ़ो आप, ठीक है, फिर आप बताइएगा। लेकिन मैं जो जो कहूंगा, जैसे जैसे कहूंगा, आप वैसे चला। वैसे कीजिए, फिर इम्प्रूवमेंट आप फिर देखिए। बीच में कुछ दिक्कत होगी तो आप हेल्प करेंगे ना? तो हम क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। हम क्यों बैठे हैं, हेल्प करने के लिए ना बैठे हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे इन सारे चीज को, और जो जो वर्क दिया जाता है, अभी आपने, मैंने आपको सेट 1 दिया, सेट 2, किसी भी सेट को बनाया आपने, जबकि हाँ, क्लास 6 बनाया का बट नहीं एनसीईआरटी। भेजी। हाँ, क्यों नहीं भेजी। डॉक्टर के पास जाओगी या इलाज ही नहीं बताओगी तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो वो अंतर्यामी तो नहीं है। आप बनाओगे उसको, जहाँ पे डाउट होगा मुझे पूछोगे, मैं उसकी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तब तो आपकी चीजें क्लियर होगी ना। कि अपने मन में ही, हाँ हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का इलाज नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, सेट बनाइए, जो डिस्कशन होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। और यूट्यूब से ज्यादा अच्छा होता है, हम्म। ठीक है। यहाँ पे कम से कम आप मुझसे बोल तो बात तो कर पा रहे हो ना। आप बोलोगे रुकने के लिए, हम तो रुक तो जा रहेंगे ना। लेकिन वहां पे आप कुछ नहीं कह सकती है। और यहाँ पर भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैटर ये करता है यूट्यूब के क्लास और यहाँ के क्लास को आप कैसे करते अच्छा हो। ये बात आप क्लास में बिस्तर के अंदर, रजाई के अंदर घुस के अगर क्लास करेंगे तो वो नहीं होगा। है। टेबल पे बैठ के कॉपी खोलिए और वहां पे लिखिए। ये प्रश्न अगर पूछेगा, तो ये प्रश्न अगर पूछेगा, मेंस में पूछा है, यूरोपीय भर आपके, यूरोपियन का भारत में व्यापार करने में सबसे बड़ी समस्या क्या रही थी। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि भारत से व्यापार तो करेंगे, लेकिन व्यापार करने के बाद भारत को क्या देंगे, क्योंकि भारत तो बहुत ज्यादा समृद्ध था। हम्म, यूरोपियन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था जो भारत को देंगे। तो ऐसे कंडीशन में भारत में उन्होंने सोना चांदी देना शुरू किया। और सोना चांदी इनको कहाँ मिला, तो सोना चांदी इनको वहां से मिला क्योंकि अमेरिकन महाद्वीप की खोज हो चुकी थी। और अमेरिका के खोज जाने के बाद इनको सोना चांदी का बहुत बड़ा खजाना मतलब इनके हाथ लगा।
ठीक है। वो मतलब भारत को देना शुरू किया। और उसको जो देते जो थे उनको बुलियन कहा जाता था, जो कि सोने चांदी की मतलब क्या होती थी, सोने चांदी की ईंटें होती थी। अब ईंटें मतलब ऐसा बड़ा बड़ा ईंटें नहीं, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरीके से मतलब छोटा छोटा ईटा का मतलब छोटा छोटा होता था, इसके स्क्वायर टाइप का होता था, उस तरह का सोना चांदी, जिसके बिस्किट बोलते बोलचाल की भाषा में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था से सोना चांदी अगर निकल जाए तो देश की अर्थव्यवस्था समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इन्होंने एक वैकल्पिक चीज ढूंढा से भारत में क्या करेंगे, तब इन्होंने अपना राजनीतिक आधार बनाते हुए भारत के क्षेत्रों पे कब्जा किया। ठीक है, पलासी जीता, बक्सर जीता। और जब पलासी या बक्सर जीत लिया तो इनको यहाँ पे राजस्व वसूलने का अधिकार हो गया। और राजस्व वसूलने का अधिकार हो गया तो इनके लिए धन का केंद्र कहाँ पे, इनका भारत में ही मतलब धन का केंद्र बन गया। तो एक जगह से राजस्व वसूलते थे, दूसरी जगह पे व्यापार करते थे। समझ गए। अब इनके लिए चीन सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि चीन कभी भी किसी का गुलाम डायरेक्ट नहीं बना। चीन अमेरिका का भी गुलाम था, फ्रांस का भी गुलाम था, जापान का भी गुलाम था, ब्रिटेन का भी गुलाम था। उसको बोलते चीनी तरबूजे को चारों तरफ से काटना। तो चीन में देखा करेंगे क्या, तो चीन में देखा से यहाँ के यूथ जो है ना से मतलब काफी बेरोजगार बने, उनको ना इन्होंने नशा खाने का आरोप वो लगा दिया। अफीम बेचते थे उनसे। अफीम बेचने के क्रम में, अफीम भारत में उत्पादित होता था, उसको बेचते थे कहाँ पे जाके, लाइक बन कीजिए, उसको जाके चीन में बेचते थे। और वहां के युवक जब अफीम खाने का जब लत लग गया तो अफीम खरीदते थे, उनके बदले में काफी पैसा इनको मिलना शुरू हुआ। तो अफीम बेचने से जो पैसा जो मिलता जो था, उनसे ही चीन में व्यापार करते थे। ठीक है। अब भारत में कैसे व्यापार करते थे, तो भारत में राजस्व वसूल करके व्यापार करते थे। लेकिन कुछ दिन तक इन्होंने लौंग देकर, तांबा देकर भी व्यापार किया था, जापान से तांबा मिल जाता था। ठीक है। उसके बाद करेंगे तो अफ्रीका से लौंग मिल जाता था। ठीक है, तो उनसे भी ये मतलब व्यापार करते थे। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जी सर। अच्छा। ठीक है, चलिए। अब हम यहाँ पे लाइन टू लाइन आप लोग को इसलिए भी समझा देते हैं, पढ़ के बता देते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करें ताकि आप चीजों को जल्दी समझे। नहीं तो मेरा तो पढ़ा, हम तो एक लाइन से बोलना शुरू करेंगे अंतिम, तो फिर आपको ऊपर से और बाउंस होगा। ये किताबी भाषा में समझा के फिर अपने चीजों को एक्सप्लेन कर देते, जो ना समझ में आए आप लोग बोलिएगा, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 16 क्या, अब चलेंगे क्या है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियां एशिया से लाई गई वस्तुओं की यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकी महाद्वीप और मध्य पूर्व के बाजारों में बिक्री भारी मुनाफा कमाते थे। यूरोपीय शक्तियां ने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच, ठीक है, एक त्रिकोणीय व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, किसके किसके बीच में, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। ठीक है। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां अमेरिका के बागानों के लिए दासों की नियुक्ति करती थी। अब दास कौन होते थे, तो दास जो होता था, ठीक है, ये दास अफ्रीका के पश्चिमी तट से लाए जाते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये दास कहाँ से लाए, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे लाए जाते थे। इनसे व्यापार करवाया जाता था, अमेरिका में व्यापार करवाया जाता था। ये शारीरिक दृष्टि से काफी अधिक बलशाली होते थे, अफ्रीकन थे। इनसे मतलब क्या व्यापार करवाया जाता था, इनसे मुख्यतः कौन सा काम करवाया जाता था, तो मुख्यतः खेतीहर जैसे जो कृषि कृषि से संबंधित जो काम था वह इनसे करवाते थे। और इस पृष्ठभूमि में पूरब के साथ व्यापार आगे बढ़ा। ठीक है, इसी के साथ पूरब के साथ क्या होता है, व्यापार आगे बढ़ा। आरंभ में ही यूरोपीय बाजारों में मसालों की मांग अत्यधिक थी। भारतीय मसालों की मांग यूरोप में सब दिन से अधिक थी। रीजन क्या था, क्यों मांग थी अधिक, कि यूरोप क्या है, बहुत अधिक ठंडा प्रदेश है, वहां पे खेती होता नहीं है। वहां पे देखेंगे साल में मतलब 8 से 9 महीने बर्फ का ढका हुआ रहेगा। तो वहां का जग जीवन जो है, वहां का जीवन किस पे आधारित है, मांस पे आधारित है। किस पे आधारित है, मांस पे आधारित है। क्योंकि जो अब मान लीजिए आप अंटार्कटिका में आप रहते हो, सपोज दैट कोई रहता होगा, तो वहां पे कहेगा हम चावल गेहूं उपजा लेंगे, संभव है नहीं, सालों भर वहां पे बर्फ रहता। तो वैसे कंडीशन में वहां के लोगों का मुख्य भोजन क्या होगा, मांस होगा। होगा कि नहीं होगा। जी सर। तो यूरोप का लोगों का मुख्य भोजन मांस जो था, उसको मतलब वो करने के लंबे समय तक उसको बना के रखने के लिए उसमें मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, इसलिए काली मिर्च का जो था डिमांड, या फिर और मसालों की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा था। लेकिन इनके साथ दिक्कत यह था, डिमांड तो बहुत ज्यादा था, मसाले तो खरीदे, लेकिन क्या चीज से खरीदे, क्योंकि जो यूरोप में जो कुछ होता था भारतीय उसको लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत में या फिर पूर्वी देशों के पास क्या ही आवश्यकता होगा, ऑलरेडी बहुत अधिक समृद्ध थे। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में काली मिर्च का व्यापार अपने उत्कर्ष पे था।
हालांकि 17वीं शताब्दी का अंत होते थे व्यापार में दूसरी वस्तुओं का भी महत्व बढ़ा। मसाले के स्थान पे कपड़ा, रेशम और सोरा का महत्व तेजी से बढ़ा, क्योंकि युद्ध का प्रारंभ हो चुका था, तो उसके लिए सोरा का प्रयोग था। कपड़ा, रेशम, मलमली रेशम, ढाका का मलमल वाला रेशा, ठीक है, कपड़ा की बात करें, कॉटन, इस सब का मांग जो था बहुत अधिक बढ़ा। ठीक है, शुरू में मसाला का, लेकिन बाद में कपड़ा, रेशम और सोरा का। 17वीं शताब्दी के दूसरे दशक से अंग्रेज और डच कंपनियों में भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ गई। एशिया के दूसरे देशों में भारतीय कपड़ों की मांग बहुत बढ़ी, बहुत बहुत थी, और इसका उपयोग विनिमय वस्तु के रूप में किया जाता था। ठीक है, विनिमय वस्तु के रूप में क्या होता है, मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना। ठीक है, जैसे आपके पास गेहूं है तो मेरे पास चावल है, आपको गेहूं की आवश्यकता है, मुझे चावल की आवश्यकता है, तो हम लोग आपस में क्या करेंगे, बदल लेंगे चीजों को। ठीक है, भारतीय कपड़े की बात करेंगे तो अपने विविधता, उत्कृष्टता और प्रकार और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल के सांदे, रंगे हुए कढ़ाई वाले विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन किया जाता था। भारतीय रेशम और मलमल मोटे और परिष्कृत दोनों प्रकार के यूरोप के साथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बाजारों में पाए जाते थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1614 में अंग्रेज कंपनी ने सूरत से, ठीक है, 12,000 कपड़े की थान की मांग की, जो 1664 में 7,50,000 थान से भी अधिक पहुंच गई। तो इसकी मात्रा कंपनी के समस्त व्यापार का 73% आकी गई थी। ठीक है, इतना ज्यादा कपड़ा का व्यापार मतलब भारत से फैला। 1690 तक आप देखो कुल व्यापार में कपड़े का प्रतिशत जो था 83% तक मतलब पहुंच गया। इस समय यूरोप में उच्च वर्गों के बीच में बंगाल का मलमल और कोरोमंडल के छींटेदार कपड़ों की मांग विशेष रूप से थी। ठीक है, और यूरोप में एक बनारसी साड़ी जो था ना, तो यूरोप में महिलाएं जो थी बड़ा मतलब उसको डिमांड पे था। ठीक है, यूरोप में उच्च वर्गों में जो कि समृद्ध लोग थे, तो बंगाल का मलमल, ठीक है, वही ढाका वाला, ढाका का मलमल, बांग्लादेश में मलमल का कपड़ा बहुत प्रसिद्ध था, और कोरोमंडल के छींटेदार कपड़ा, इसका बड़ा डिमांड था वहां पे। ठीक है, और इसीलिए मतलब कंपनी जो थी यहाँ से मतलब क्या करती थी, उसको मतलब इंग्लैंड भेजती थी। इस बढ़ते हुए आयात से, ठीक है, अंग्रेजी जो थे उत्पादक घबरा गया और उन्होंने भारतीय वस्त्रों के आयात में मतलब प्रतिबंध लगाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला। ठीक है, अब यहाँ पे भारत से जो था, यूरोप में जो कपड़ा जो जाता था, ब्रिटेन में जो कपड़ा जो जाता था, तो वहां पे बड़ा डिमांड हो गया। तो वहां का जो लोकल व्यापारी था वो घबरा गया, अरे भाई ये क्या हो रहा है, अब ये सारा कपड़ा अगर भारत से ही आ गया यहाँ पे बेचने के लिए, हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग तो करते उन्होंने क्या किया, राजनीतिक दबाव डाला। ठीक है, ब्रिटिश सरकार पे, तो भाई साहब भारत से जो कपड़ा जो आ रहा है इस पे प्रतिबंध लगाइए, नहीं तो यहाँ पे पूरा लंदन का व्यापार जो है पूरा मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने 1721 और 1735 में विभिन्न संरक्षणवादी क्या बोलते हैं विनियम पारित किया। इसके अतिरिक्त 17वीं शताब्दी में यूरोप बाजार में कच्चे रेशम की भी मांग जो थी बढ़ गई। अब फ्रांसीसी की बात करेंगे ना, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के द्वारा साल्ट पीटर क्या होता था, सोरा होता था। इसके लिए बिहार बहुत प्रसिद्ध था। बिहार में सोरा को लेकर एक विद्रोह हुआ था, जिसको नोनिया जाति का विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग बारूद बनाने में, ठीक है, किया जाता था, और बेतहाशा मांग की गई। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होते भी सोरा भारी वस्तु होने के कारण, ठीक है, उपयोग जहाजों को संतुलित करने में भी किया जाता था। पटना सोरे व्यापार का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। पटना कहां पड़ता था, बिहार में था। सोरा व्यापार का क्या था, प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इसी प्रकार नीला भी, ठीक है, नील भी एक आयात के अन्य वस्तु थी जिसका उपयोग कपड़े को रंगने में किया जाता था। इसका भी बात करेंगे, बिहार इसका प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ध्यान में, नील के लिए पूरा बंगाल ही था, वैसे बिहार भी था। बिहार में आंदोलन भी हुआ तो पता ही होगा, नील सत्याग्रह। क्योंकि यूरोप में नीले रंग के प्रयोग होने वाला परंपरागत पौधे की पत्तियों की तुलना में सस्ता प्रयोग करने में आसान था। ठीक है, क्योंकि यह यूरोप में नीले रंग के लिए प्रयोग होने वाला परंपरागत पत्तों की पौधों की तुलना में सस्ता प्रयोग करना आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से व्यापार जो थे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए अन्य यूरोपीय शक्तियां भारत में क्यों नहीं सफल हो पाई। ठीक है, फ्रांसीसी नहीं सफल हो पाई, ठीक है, डच नहीं सफल हो पाई, ठीक है, डेनिश नहीं सफल हो पाई। क्यों सफल हो पाई, ठीक है, ब्रिटिश कंपनियां ही क्यों सफल हो पाई, क्या रीजन जो था से सफल होने के पीछे अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज क्यों हो पाए, इनके बारे में देखेंगे। तो सभी यूरोपीय राष्ट्रों जो नवीन समुद्र मार्गों की खोज के पश्चात भारत में व्यापारिक के तौर पर आए, इनमें से इंग्लैंड 18वीं शताब्दी के अंत तक सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सफल राष्ट्र के रूप में उभरा। अन्य यूरोपीय शक्तियां पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता सामान्यतः विश्व में और विशिष्ट रूप से भारत के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक थे। ठीक है, क्या क्या निम्न कारण थे, क्या निम्न कारण थे जिसकी वजह से आप देखोगे सिर्फ ब्रिटिश कंपनियां भारत में सफल हो पाई और क्यों नहीं सफल हो पाई।
तो ऊपर में तो हमने 2-3 कारण फ्रांसीसी के संदर्भ में पढ़े थे ना। लेकिन अब जो थे पूरे मतलब औपनिवेशिक कंपनियां के संदर्भ में पढ़ेंगे, इसमें मतलब ब्रिटिश कंपनियां क्यों सफल हो पाई, क्या रीजन था। तो सबसे पहले देखोगे व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्राकृतिक देखेंगे। व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति देखेंगे। जो कंपनियां जो बनी, चाहे फ्रांस की कंपनियां बनी, चाहे पुर्तगीज कंपनियां बनी, तो उनकी मतलब क्या थी, उनका स्ट्रक्चर कैसे था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में विभिन्न प्रतिस्पर्धा कंपनियों को मिलाकर बनी थी। इंग्लैंड में जितने भी बहुत सारे विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनी थी जो कि आपस में इंग्लैंड में व्यापार करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, सबको जोड़कर बना था। और इसको एक निदेशक मंडल के द्वारा नियुक्त होती थी। इसमें आई थिंक 24 सदस्य थे, ठीक है। इसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे। कंपनी के शेयर धारकों का इस पर अत्यधिक प्रभाव था, क्योंकि शेयरों की खरीद के माध्यम से मतों को खरीदा गया एवं बेचा जा सकता था। फ्रांस में पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां व्यापक रूप से राज्य के स्वामित्वाधीन थी और कई तरीकों से इनकी प्रकृति जो थी सामंतवादी थी। मतलब इनका सब कंपनी जो था पुर्तगाल की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, ठीक है। इसमें राजा का मतलब क्या था, राज्यों का मतलब क्या था, स्वामी तो स्वामित्वाधीन था। मतलब इसमें राजा का प्रभाव होता था। ये किसी भी डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है। अपने सरकार से इनको मदद लेना पड़ता था। सरकार अपने हिसाब से ही मतलब क्या करेगी, मदद करेगी ना। और सरकारी काम किस तरीके से होता था पता ही है आपको। जी लेकिन सर। यहाँ पे आप देखो जो फ्रांसीसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये मुख्यतः क्या थे, निदेशक मंडल के द्वारा चलती थी। शेयर इसका निकलता था और अपने निर्णयों को लेने के अपने मामले में मतलब क्या थी, स्वतंत्र थी, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी में राजा के 60% अधिक शेयर होते थे। देख रहे हैं, फ्रांसीसी कंपनी में राजा के कितने प्रतिशत शेयर होते थे, 60% होते थे। 60%। तथा राजा द्वारा शेयर धारकों में से 2 निदेशक को मनोनीत किया जाता था, जो सरकार द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्तों का निर्णय करते थे। शेयर धारक कंपनी की उन्नति एवं समृद्धि में बेहद कम रुचि लेते थे, क्योंकि सरकार शेयर धारकों को लाभांश प्रदान करने की वचन देती थी। शेयर धारकों की रुचि के अभाव में 1725 से 65 के बीच शेयर धारकों की कोई बैठक नहीं हुई थी, ठीक है। जबकि ब्रिटिश कंपनी की बात करेंगे तो मतलब इनका बैठक जो था व्यक्तिगत रूप से हुआ करता था, जबकि इनका कोई भी बैठक नहीं हुआ था 1725 से लेकर 65 के बीच में। ये सारा रीजन था क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो थी बढ़िया कंपनी थी। जब भी किसी भी तरह का लॉस होता था, किसी भी तरह कोई निर्णय लेना होता, निदेशक मंडल का बैठक बुलाया जाता था, सभी लोग आपस में विचार विमर्श करते थे, वोट के द्वारा फैसला हो जाता था। जबकि इनका जो था क्या, इनका जो था 60% शेयर जो था सरकार के पास था। और इनका जो निदेशक जो था उनको मनोनीत किया गया था राजा के तरफ से। जो सरकार के द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्तों का निर्णय करते थे, मतलब उनका निर्णय करते थे, ठीक है। जो निर्णय जो होता था ये खुद ही लेते थे। और ये अगर लॉस भी चले जाए कोई फायदा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि शेयर धारक जो थे उनको सरकार के लाभांश प्रदान करने की वचन देती थी। जैसे सरकारी नौकरी होगा, सरकारी कंपनी डूबे चाहे बाहर में जाए कोई मैटर नहीं है, आपकी जो सैलरी जो समय पे मिलते रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको क्या प्रॉमिस किया गया आपको ये मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में क्या हो गया, कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो ही आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। कंपनी अगर लॉस की तो आपको वहां से फायर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कर्मचारी ज्यादा मन लगा के काम करेंगे। तो अगर कंपनी अगर लॉस करेगी तो नुकसान तो हमारा भी है ना। क्योंकि सरकारी कंपनी में क्या है, कंपनी काम करे, कंपनी काम नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो हिस्सा जो वो तो हमको मिलना क्या है, फिक्स है, ठीक है। ये सारे रीजन जो फ्रांसीसी कंपनी को असफल बना दिया ब्रिटिश कंपनी के कंपेयर में, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, नौसैन्य सर्वोच्चता। उस समय आप बात करोगे तो वहां पे जितनी लड़ाई मतलब नौसेना का सर्वोच्चता होना बहुत मैटर करता था, क्योंकि आपकी व्यापार किसके माध्यम से होती थी, आपकी व्यापार समुद्र के माध्यम से होती थी, तो मैटर करता था, ठीक है। थल सेना में अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी सेना कंपेयर टू ब्रिटिश सेना थोड़ा सर्वोच्च थी, लेकिन नौसेना के कंपेयर में, ठीक है, ब्रिटिश सेना जो थी बहुत ही बढ़िया थी। ब्रिटिश की शाही नौसेना न केवल आकार में सबसे बड़ी थी, अपितु ये अपने समय की सबसे उन्नत नौसेना थी। स्पेन की अर्मडा और ट्रफगलर में फ्रांसीसियों पे मिली जीत ने यूरोपीय नौसेना शक्तियों में शाही नौसेना, जिसको रॉयल नेवल में सबसे ऊंचा स्थान था। भारत में भी ब्रिटेन नौसेना बेरों के तीव्र एवं सशक्त परिचालन के कारण पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी नौसेना को पराजित करने में सफल रहे। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के दक्ष नौसेना के महत्व को समझा व सीखा तथा अपने जहाजी बलों में प्रौद्योगिकी रूप से बेहतर बनाया। अगर पूछे कि भारत में सबसे अच्छी नौसेना किसकी थी, पुर्तगालियों की थी। लेकिन पुर्तगाली से सीखे, उनमें बेहतर कैसे, क्या रीजन है उसकी नौसेना इतनी अच्छी है, और इन्होंने उनसे सीखकर अपने नौसेना को और भी मतलब बेहतर बनाया।
अब बैटल ऑफ सवाली देखो 1612 में होता, पुर्तगीज सेना को मतलब हराते हैं। कौन कौन हराता पुर्तगीज को? कौन हराता? ब्रिटिश हराता है। पुर्तगाली जो थे समुद्र के मगरमच्छ थे, समुद्र में किसी को भी नहीं जीतने देते थे। उन्होंने अरमेडा काटेड अरमेडा पद्धति के तहत समुद्र से गुजरने वाला हर लोग से मतलब टैक्स वसूलते थे। जब ब्रिटिश ने देखा तो ब्रिटिश ने सीखा उनसे, भाई साहब अगर भारत में व्यापार करना है, पूर्वी देशों का व्यापार करना है, तो हमारा नौसेना बहुत ही उच्च किस्म का होना चाहिए। जबकि यहाँ पे किसका नौसेना है? तो पुर्तगालियों का नौसेना। तो उन्होंने पुर्तगालियों से ही मतलब सीख कर, पुर्तगाली से दक्ष नौसेना का महत्व को समझा एवं सीखा, तथा अपने जहाजी बेड़ों को प्रौद्योगिकीय रूप से मतलब बेहतर बनाया, और बाद में जाके जिससे से सीखा उसी को जाकर मतलब पराजित किया। यही आप देखोगे से कभी कभी क्या होता है, मतलब गुरु से मतलब क्या होता है, चेला जो होता है आगे निकल जाता है, उनसे बेहतर कर लेता है, ठीक है। और बाद में देखो इनको पुर्तगालियों को पराजित किया, और आगे चल रहा फ्रेंच नौसेना ब्रिटिश नौसेना के सामने कुछ भी नहीं थी। समझ गए? जी सर। दूसरा औद्योगिक क्रांति बहुत मैटर करता है। अब इनके पास उपनिवेश का कोई कमी तो था नहीं, पूरा अफ्रीका को इन्होंने गुलाम बनाया, अमेरिका को इन्होंने गुलाम बनाया, पूर्वी देशों को इन्होंने गुलाम बनाया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड में सूत कटाई का मशीन आया, भाप इंजन, मशीन करगा जैसी अन्य नवीन मशीनों की खोज की गई। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इन मशीनों में कपड़ा, धातु कर्म, भाप इंजन, भाप शक्ति एवं कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक सुधार हुए। अब बाद में औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों तक पहुंच गई और इसने इंग्लैंड को अपना आधिपत्य नेतृत्व बनाने में मदद किया। औद्योगिक क्रांति में मशीन ऑलरेडी यूरोप में तो था, लंदन में तो था, तरह तरह के मशीन थे। और कच्चा माल की इनके पास कोई कमी था नहीं। कच्चा माल पूर्वी देशों से, अफ्रीका से, अमेरिका से आ ही जाता था। आप देखेंगे सन्य कौशल व अनुशासन की बात करेंगे तो ब्रिटेन के सिपाही अत्यधिक अनुशासित एवं सुप्रशिक्षित थे। ब्रिटिश कमांडर रणनीतिकार थे, युद्ध क्षेत्र में नवीन तरीके अपनाते थे। सबसे अच्छी बात क्या है, युद्ध जब होता था उसमें ब्रिटिश कमांडर खुद जाते थे। बड़े बड़े कमांडर क्लाइव जाते थे, हेस्टिंग जाते थे, रॉलेंस जाते थे। क्योंकि फ्रांसीसी क्या थे, फ्रांसीसी अपने सेनापति के सेना को लड़ने के लिए छोड़ देते थे। कोई छोटा मोटा अधिकारी जाते थे, कोई बड़ा अधिकारी नहीं जाता था। जी सर, लाखों रुपए। डुप्ले कभी नहीं गया था युद्ध भूमि में, जबकि क्लाइव युद्ध भूमि में जाता, जो कि डुप्ले का समकालीन है, उसके पद के बराबर था। अगर मान लीजिए कहीं पे लड़ाई हो रही है, वहां पे लड़ाई हो रही है, मान लीजिए मोदी जी खुद मतलब चले जाए, तो सेना का मनोबल कितना बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा मनोबल? जी सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फ्रांसीसी ऐसा नहीं करते थे, ब्रिटिश ऐसा करते थे। अपने सबसे उच्च अधिकारी को मतलब युद्ध भूमि में नेतृत्व करने के लिए भेजते थे, तुम खुद रहो उसमें। तो सेना बहुत ही मनोबल और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब युद्ध लड़ा करते थे। सैन्य कौशल व अनुशासन जो थे ब्रिटिश का मतलब क्या बहुत ज्यादा उन्नत था। यही रीजन था 1857 के विद्रोह में हम लोग हार गए, ये जीत गए, क्योंकि इनकी सेना बहुत अधिक अनुशासित थी। हमारा सेना में लीडरशिप की कमी था, लीडरशिप नहीं था, हमारी सेना अनुशासित नहीं थी। इस वजह से हम लोग 1857 के विद्रोह में बहुत बड़ी संख्या में होने के बाद भी इनसे नहीं जीत पाए। प्रौद्योगिकीय उन्नति में सेना को और अधिक सुसज्जित किया गया। इन सब कारकों से संयुक्त रूप से मिलकर छोटी अंग्रेजी सेना ने बड़ी सेनाओं को पराजित करने में सक्षम बनाया। दूसरी, अस्थायी सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब जब तक गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आएगा तब तक किसी भी प्रकार का, ठीक है, प्रशासन चलाना मतलब क्या होगा, कठिन होगा। ठीक है। ठीक है। जी। तो प्रशासन चलाना मतलब किसी के लिए भी मतलब क्या होगा, आसान नहीं होगा। तो इंग्लैंड में क्रांति शुरू होती है, गौरवमयी क्रांति, इसको गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। ये क्रांति नहीं थी। क्रांति में मतलब क्या होता है, क्रांति में सरकार को परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। लेकिन गौरवपूर्ण बात करेंगे यहाँ पे मतलब एक ऐसी क्रांति मतलब निकल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के इतिहास के लिए। पूछता है कभी कभी, गौरवमयी क्रांति इंग्लैंड में कब हुई थी? 1688 में हुई थी। क्रांति के अपवाद सहित ब्रिटेन के दक्ष राजशाही राजतंत्र के साथ अस्थायी सरकार बनी। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 1789 में हिंसक क्रांति हुई, जबकि ये हिंसक क्रांति नहीं थी। क्रांति का मतलब क्या होता है, हिंसक होता है। जबकि ये जो था
हिंसक क्रांति नहीं थी। यहाँ पे मतलब क्या गया, यहाँ पे सरकार को मतलब क्या किया गया, तो सरकार को मतलब स्टेबल कर दिया गया। जबकि बात करेंगे 1789 में फ्रांस में जो क्रांति में सरकार को क्या उद्देश्य था, हटाना। क्या उसमें उद्देश्य था, सरकार को मतलब वहां पे उद्देश्य जो था हटाना था। उसका नेपोलियन से युद्ध होता है, नेपोलियन 1804 में सम्राट बनता है, 1815 में फिर नेपोलियन की पराजय हो जाती है। फ्रांस की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, क्योंकि वाटरलू के 1815 में कौन, बियना कॉन्फ्रेंस, बियना कॉन्फ्रेंस, अब बियना होता है 1815 में। अब मेटरनी क्या करता है, फ्रांस ने जिस प्रदेश को जीता था सबको फिर से स्टेबल कर देता है। जबकि इंग्लैंड में ऐसी कोई चीजें नहीं हो रही। इंग्लैंड में एक बार सरकार बन गई, लंबा तक एक एक बार राजा बन रहा है, 40-40 वर्षों तक राजा रह रहा है, ठीक है, तो स्टेबल गवर्नमेंट थी वहां पे। जबकि बात करें तो फ्रांस में ऐसा नहीं था। इटली 1861 में उत्पाद में एक राष्ट्र के तौर पर एकीकृत हुआ 1861 में। 17वीं शताब्दी में डच एवं स्पेन 80 वर्ष तक युद्ध में संलग्न है, ठीक है। डच एवं स्पेन 80 वर्षों तक युद्ध लड़ते रहे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 में दिवालियापन से प्रभावित अपने आप को अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन को बेचने और एशिया छोड़ने में बाध्य होना पड़ा, ठीक है। डच समझ रहे हैं ना, डेनमार्क, डेनिश, ये एक ऐसी कंपनी थी, ओ सॉरी डच, डच को क्या बोलेंगे, हॉलैंड, सॉरी हॉलैंड, ठीक है, डेनिश तो डेनमार्क होता है। इनको भी दिवालिया होना पड़ा। ये भी मतलब अपने अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन को छोड़कर एशिया मतलब छोड़ दिया। अब देखिए और जो कंपनियां आती थी, उनका मतलब उद्देश्य क्या होता था, और जो कंपनियां जो आती थी उनका उद्देश्य क्या होता था, तो उनका उद्देश्य होता था व्यापार करना, लेकिन साथ में मतलब क्या करना, धार्मिक प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना। जबकि ब्रिटिश कंपनी जब भारत में आई तो उन्होंने क्या चीज को अपनाया, उन्होंने मतलब अपनाया कि हम मतलब क्या करेंगे, भारत में व्यापार करेंगे, धर्म का प्रचार उतना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा काम क्या है, व्यापार करना है। इसीलिए ब्रिटेन का स्पेन, पुर्तगाल और डच की अपेक्षा ईसाइयत के प्रचार में कम रुझान था। इस प्रकार इनका शासन अपने विदेशी शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक मतलब स्वीकार था। ऋण बाजार का उपयोग किया इन्होंने। ब्रिटेन की अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा सफलता प्राप्ति के अपेक्षा युद्धों में ब्रिटेन के लिए ऋण बाजार का उपयोग करना एक बड़ा कारण था। सरकारी ऋण पत्रों और पूंजी बाजार में इस वचन के साथ बेचने की फ्रांस में स्पेन जैसे प्रतिनिधि देशों को ब्रिटेन द्वारा पराजित करने पर अच्छा प्रतिफल प्रदान किया जाएगा कि विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई, जहां से इनको फंड होता था। इस प्रकार ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदी की अपेक्षा सेना पर अधिक व्यय कर सका। आवश्यकता होती थी लोन ले लेते थे, बाद में पैसा आता चुका देते थे, जबकि इनको जब पूरी तरह सरकार के ऊपर डिपेंडेबल थे। ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी फ्रांस अंग्रेजों द्वारा सेना पर व्यय के तालमेल नहीं बैठा था। 1694 1812 के बीच में प्रथम राजतंत्र और फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन तथा अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में अपने अप्रचलित धन जुटाने के तरीकों से फ्रांस जो था दिवालिया हो गया, जबकि यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें नहीं थी। अब यहाँ से कुछ चलेंगे प्रमुख विचार है जिसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। प्रमुख विचार में क्या क्या निकल कर आता है और बाकी फैक्ट को इसको कर लेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का नोट्स नहीं बनाना है आपको, मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो, ठीक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो आई थिंक क्लासेस समझ में आ गई। जी सर।